नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ सर्किट हाउस का किया लोकार्पण। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा, आइए देखते हैं। जय सोमनाथ। कार्यक्रम में उपस्थित गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी श्री CR पाटिल जी, गुजरात सरकार में मंत्री पूर्णेश मोदी, अरविंद रयाणी, देवाभाई मालम, जूनागढ़ के सांसद राजेश चुडासमा, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अन्य सदस्यगण, अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों, भगवान सोमनाथ की आराधना में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, भक्ति प्रदानाय कृपा अवतीर्णम तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। यानी भगवान सोमनाथ की कृपा अवतीर्ण होती है, कृपा के भंडार खुल जाते हैं। पिछले कुछ समय से जिस तरह यहां एक के बाद एक विकास कार्य हो रहे हैं, ये सोमनाथ दादा की ही विशेष कृपा है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ ट्रस्ट से जुड़ने के बाद मैं इतना कुछ होते हुए देख रहा हूं। कुछ महीने पहले यहां एग्जीबिशन गैलरी और प्रोमेनाड समेत कई विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ था। पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखी गई थी और आज सोमनाथ सर्किट हाउस का लोकार्पण भी हो रहा है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर गुजरात सरकार को, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट को और आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, ये जब सर्किट हाउस की कमी, एक है अतिथि गृह वो भी दूर, तो बाहर से आने वालों को ठहराने के लिए मंदिर ट्रस्ट पर ही काफी दबाव रहता था। अब ये सर्किट हाउस बनने के बाद, एक स्वतंत्र व्यवस्था बनने के बाद, और वो भी मंदिर के से कोई ज्यादा दूर नहीं है, और उसके कारण मंदिर पर जो दबाव रहता था वो भी कम हो गया। अब वो अपने मंदिर के काम में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। मुझे बताया गया है कि इस भवन को इस तरह बनाया गया है, यहां रुकने वाले व्यक्तियों को सी व्यू मिले, समंदर दर्शन होते रहे। यानी लोग जब यहां शांति से अपने कमरे में बैठेंगे तो उन्हें समुद्र की लहरें भी दिखेगी और सोमनाथ का शिखर भी नजर आएगा। समंदर की लहरों में, सोमनाथ के शिखर में उन्हें समय के थपेड़ों को चीरकर गौरवान्वित खड़ी भारत की चेतना भी दिखाई देगी। इन बढ़ती हुई सुविधाओं की वजह से भविष्य में दीव हो, गीर हो, द्वारिका हो, बेट द्वारिका हो, इस पूरे क्षेत्र में जो भी यात्री आएंगे, सोमनाथ एक प्रकार से
इस पूरे टूरिज्म सेक्टर के क्षेत्र का एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र बन जाएगा। साथियों, जब हम अपनी सभ्यता की चुनौतियों से भरी यात्रा पर नजर डालते हैं तो अंदाज होता है कि भारत सैकड़ों वर्षों की गुलामी में किन हालातों से गुजरा है। जिन परिस्थितियों में सोमनाथ मंदिर को तबाह किया गया और फिर जिन परिस्थितियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, वो दोनों ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में हम देश के अतीत से जो सीखना चाहते हैं, सोमनाथ जैसे आस्था और संस्कृति के स्थल उसके अहम केंद्र हैं। साथियों, अलग अलग राज्यों से, देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने हर साल करीब करीब 1 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। ये श्रद्धालु जब यहां से वापस जाते हैं तो अपने साथ कई नए अनुभव, कई नए विचार, एक नई सोच लेकर के जाते हैं। इसलिए एक यात्रा जितनी महत्वपूर्ण होती है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका अनुभव भी होता है। तीर्थ यात्रा में तो खासकर हमारी इच्छा होती है कि हमारा मन भगवान में ही लगा रहे। यात्रा से जुड़ी अन्य परेशानियों में हमें जूझना न पड़े, उलझना न पड़े। सरकार और संस्थाओं के प्रयासों ने कैसे कई तीर्थों को संवारा है, सोमनाथ मंदिर इसका भी जीवंत उदाहरण है। आज यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रुकने की अच्छी व्यवस्था हो रही है, सड़कों और ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ रही है, यहां बेहतर प्रोमेनाड विकसित किया गया है, पार्किंग सुविधा बनाई गई है, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है, साफ सफाई के लिए वेस्ट मैनेजमेंट की आधुनिक व्यवस्था भी की गई है। एक शानदार पिलग्रिम प्लाजा और कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव भी अपने अंतिम चरणों में है। हम जानते हैं, अभी हमारे पूर्णेश भाई उसका वर्णन भी कर रहे थे, मां अंबाजी मंदिर में भी इसी तरह के विकास और यात्री सुविधाओं के निर्माण के लिए विचार चल रहा है। द्वारकाधीश मंदिर, रुक्मणी मंदिर, गोमती घाट समेत और भी ऐसे कितने ही विकास कार्यों को ऑलरेडी हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है। ये यात्रियों को सुविधा भी दे रहे हैं और गुजरात की सांस्कृतिक पहचान भी मजबूत कर रहे हैं। मैं इस उपलब्धियों के बीच गुजरात के सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों को भी इस अवसर पर जरूर साधुवाद देता हूं, उनकी बधाई देता हूं। आपके द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर भी जिस तरह विकास और सेवा के काम सतत किए जा रहे हैं, वो सब कुछ मेरी दृष्टि से तो सबका प्रयास, इस सबका प्रयास की भावना के उत्तम उदाहरण है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने कोरोना की मुश्किलों के बीच जिस तरह यात्रियों की देखभाल की, समाज की जिम्मेदारी उठाई,
उसमें जीव ही शिव, ये जीव ही शिव के हमारे विचार के दर्शन होते हैं। साथियों, हम दुनिया के कई देशों के बारे में सुनते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान कितना बड़ा है, इसको बहुत प्रमुखता से दर्शाया जाता है। हमारे यहां तो हर राज्य में, हर क्षेत्र में, दुनिया के देशों में, एक एक देश में जितनी ताकत है उतनी हमारे एक एक राज्य में है। ऐसी अनंत संभावनाएं हैं। आप किसी भी राज्य का नाम लीजिए, सबसे पहले मन में क्या आता है? गुजरात का नाम लेंगे तो सोमनाथ, द्वारिका, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, धौलावीरा, कचकारण, ऐसे अद्भुत स्थान मन में उभर आते हैं। यूपी का नाम लेंगे तो अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयाग, कुशीनगर, विंध्याचल जैसे अनेकों नाम एक प्रकार से अपने मानस छवि पे छा जाते हैं। सामान्य जन का हमेशा मन करता है कि इन सब जगहों पर जाने को मिले। उत्तराखंड तो देवभूमि ही है। बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी वहीं पर है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो माँ ज्वाला देवी वहीं है, माँ नैना देवी वहीं है। पूरा पूर्वोत्तर देवी और प्राकृतिक आभा से परिपूर्ण है। इसी तरह रामेश्वरम जाने के लिए तमिलनाडु, पुरी जाने के लिए उड़ीसा, तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए आंध्र प्रदेश, सिद्धि विनायक जी के लिए महाराष्ट्र, सबरीमाला के लिए केरला का नाम आता है। आप जिस किसी भी राज्य का नाम लेंगे, तीर्थाटन और पर्यटन के एक साथ कई केंद्र हमारे मन में आ जाएंगे। ये स्थान हमारी राष्ट्रीय एकता का, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन स्थलों की यात्रा राष्ट्रीय एकता को बढ़ाती है। आज देश इन जगहों को समृद्धि के एक मजबूत स्रोत के रूप में भी देख रहा है। इनके विकास से हम एक बड़े क्षेत्र के विकास को गति दे सकते हैं। साथियों, पिछले 7 सालों में देश ने पर्यटन की संभावनाओं को साकार करने के लिए लगातार काम किया है। पर्यटन केंद्रों का ये विकास आज केवल सरकारी योजना का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि जन भागीदारी का एक अभियान है। देश की हेरिटेज साइट्स, हमारी सांस्कृतिक विरासतों का विकास इसका बड़ा उदाहरण है। पहले जो हेरिटेज साइट्स उपेक्षित पड़ी रहती थी, उन्हें अब सबके प्रयास से विकसित किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर भी इसमें सहयोग के लिए आगे आया है। इनक्रेडिबल इंडिया और देखो अपना देश जैसे अभियान आज देश के गौरव को दुनिया के सामने रख रहे हैं, पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत देश में 15 थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट भी विकसित किए जा रहे हैं। ये सर्किट न केवल देश के अलग अलग हिस्सों को अपने में जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं, बल्कि पर्यटन को नई पहचान देकर सुगम भी बनाते हैं। रामायण सर्किट के लिए उसके जरिए आप भगवान राम के जुड़े जितने भी स्थान हैं, भगवान राम के साथ रामायण में जिन जिन चीजों का उल्लेख आता है, उन सभी स्थानों का एक के बाद एक दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए रेलवे द्वारा विशेष रेल भी शुरू की गई है और मुझे बताया गया कि बहुत पॉपुलर हो गई है। एक स्पेशल ट्रेन कल से दिव्य काशी यात्रा के लिए भी दिल्ली से शुरू होने जा रही है। बुद्ध सर्किट
देश विदेश के पर्यटकों के लिए भगवान बुद्ध के सभी स्थानों तक पहुंचना आसान बना रहे हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए भी वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है, जिसका लाभ भी देश को मिलेगा। अभी कोविड की वजह से कुछ दिक्कतें जरूर है, लेकिन मेरा विश्वास है संक्रमण कम होते ही पर्यटकों की संख्या फिर तेजी से बढ़ेगी। सरकार ने जो वैक्सीनेशन अभियान चलाया है, उसमें भी इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि हमारे टूरिस्ट स्टेट्स में प्राथमिकता के आधार पर सबको वैक्सीन लगे। गोवा, उत्तराखंड जैसे राज्यों ने तो इसमें बहुत तेजी से काम किया है। साथियों, आज देश पर्यटन को समग्र रूप में होलिस्टिक वे में देख रहा है। आज के समय में पर्यटन बढ़ाने के लिए 4 बातें आवश्यक हैं। पहला, स्वच्छता। पहले हमारे पर्यटन स्थल, पवित्र तीर्थ स्थल भी अस्वच्छ रहते थे। आज स्वच्छ भारत अभियान ने ये तस्वीर बदली है। जैसे जैसे स्वच्छता आ रही है, पर्यटन में भी इजाफा हो रहा है। पर्यटन बढ़ाने के लिए दूसरा अहम तत्व है सुविधा। लेकिन सुविधाओं का दायरा केवल पर्यटन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। सुविधा परिवहन की, इंटरनेट की, सही जानकारी की, मेडिकल व्यवस्था की, हर तरह की होनी चाहिए। और इस दिशा में भी देश में चौतरफा काम हो रहा है। साथियों, पर्यटन बढ़ाने का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है समय। आजकल 2020 का दौर है। लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्थान कवर करना चाहते हैं। आज जो देश में हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, आधुनिक ट्रेन्स चल रही है, नए एयरपोर्ट शुरू हो रहे हैं, उनसे इसमें बहुत मदद मिल रही है। उड़ान योजना की वजह से हवाई किराए में भी काफी कमी आई है। यानी जितना यात्रा का समय घट रहा है, खर्च कम हो रहा है, उतना ही पर्यटन बढ़ रहा है। अगर हम गुजरात को ही देखें तो हमारे यहाँ बनासकांठा में अंबाजी के दर्शन के लिए, पावागढ़ में कालिका माता के दर्शन के लिए, गिरनार में अब तो रोपवे भी हो गया है, सातपुड़ा में कुल मिलाकर 4 रोपवे काम कर रहे हैं। इन रोपवे के शुरू होने के बाद पर्यटकों की सुविधा में वृद्धि हुई है और पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अभी कोरोना के प्रभाव में काफी कुछ रुका हुआ है, लेकिन हमने देखा है कि जब स्कूल कॉलेज को जो विद्यार्थी एजुकेशन टूर पर जाते हैं, उन्हें भी ये ऐतिहासिक स्थान बहुत कुछ सिखाते हैं। जब देश भर में ऐसे स्थानों पर सुविधाएं बढ़ रही है, तो विद्यार्थियों को भी सीखने समझने में आसानी होगी। उनका देश की विरासत से जुड़ाव भी बढ़ेगा। साथियों, पर्यटन बढ़ाने के लिए चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारी सोच। हमारी सोच का इनोवेटिव और आधुनिक होना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी प्राचीन विरासत पर कितना गर्व है, ये बहुत मायने रखता है। हम में ये गौरव भाव है, इसलिए हम भारत से चोरी की गई मूर्तियों को, पुरानी धरोहरों को दुनिया भर में से वापस ला रहे हैं।
हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने इतना कुछ छोड़ा है, लेकिन एक समय था जब हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पर बात करने में संकोच किया जाता था। आजादी के बाद दिल्ली में कुछ गिने चुने परिवारों के लिए ही नवनिर्माण हुआ, लेकिन आज देश उस संकीर्ण सोच को पीछे छोड़कर नए गौरव स्थलों का निर्माण कर रहा है, उन्हें भव्यता दे रहा है। ये हमारी ही सरकार है जिसने दिल्ली में बाबा साहब मेमोरियल का निर्माण किया। ये हमारी ही सरकार है जिसने रामेश्वरम में एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक को बनवाया। इसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे महापुरुषों के साथ जुड़े हुए स्थानों को भव्यता दी गई है। हमारे आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास को सामने लाने के लिए देश भर में आदिवासी म्यूजियम भी बनाए जा रहे हैं। आज केवड़िया में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरे देश का गौरव है। कोरोना काल शुरू होने से पहले बहुत ही कम समय में 45 लाख से ज्यादा लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आ चुके थे। कोरोना काल के बावजूद अब तक 75 लाख से ज्यादा लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आ चुके हैं। हमारे नवनिर्मित स्थलों का यह सामर्थ्य है, यह आकर्षण है। आने वाले समय में ये प्रयास पर्यटन के साथ हमारी पहचान को भी नई ऊंचाई देंगे। और साथियों, जब मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं तो मैंने देखा है कुछ लोगों को यही लगता है कि मोदी का वोकल फॉर लोकल मतलब दिवाली के समय दिए कहां से खरीदना है। इतना सीमित अर्थ मत करना भाई। जब मैं वोकल फॉर लोकल कहता हूं तो मेरी दृष्टि से टूरिज्म भी इसमें आ जाता है। मेरा तो हमेशा आग्रह रहता है कि जो भी अगर परिवार में बच्चों की इच्छा है, विदेश जाना है, दुबई जाना है, सिंगापुर जाना है, मन करना है, लेकिन विदेश जाने का प्लान करने से पहले परिवार में तय करो। पहले हिंदुस्तान में 15-20 मशहूर स्थान पर जाएंगे, पहले हिंदुस्तान को अनुभव करेंगे, देखेंगे, बाद में दुनिया के किसी और जगह पर जाएंगे। साथियों, वोकल फॉर लोकल जीवन के हर क्षेत्र में हमें इसे अंगीकार करना ही होगा। देश को समृद्ध बनाना है, देश के नौजवानों के लिए अवसर तैयार करने हैं, तो इस रास्ते पर चलना होगा। आज आजादी के अमृत महोत्सव में हम एक ऐसे भारत के लिए संकल्प ले रहे हैं जो जितना आधुनिक होगा उतना ही अपनी परंपराओं से जुड़ा होगा। हमारे तीर्थ स्थान, हमारे पर्यटन स्थल इस नए भारत में रंग भरने का काम करेंगे। ये हमारी विरासत और विकास दोनों के प्रतीक बनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है सोमनाथ दादा के आशीर्वाद से देश के विकास की ये यात्रा इसी तरह अनवरत जारी रहेगी। एक बार फिर नए सर्किट हाउस के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। મને આનંદ થયો હોત કે આજે હું તમારી વચ્ચે રૂબરૂ આવી શક્યો હોત, જૂના જૂના બધા સાથીઓને મળવાનું થયું હોત, દાદાના પણ દર્શન થઈ જાત અને ત્યાં પણ જે વિકાસની પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી છે ને નજરે જોઈ શકત। પરંતુ આપ જાણો છો સમયની પણ સીમા, સંજોગો પણ એવા અને સામે 26 જાન્યુઆરી પણ છે અને એના કારણે રૂબરૂ આવવાને બદલે વર્ચ્યુઅલી આપ સૌના પણ દર્શન કરી રહ્યો છું। દાદાના શિખરના પણ દર્શન કરવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું છે। આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सोमनाथ।
इस समाचार के प्रस्तुत करता है पिनेकल क्रिकेट एकेडमी लखनऊ। क्रिकेट के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश ले। आवासीय सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें मोबाइल नंबर 6388571081 876543234343।